हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास से हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 4 को करेंगे और उसका आज की क्लास में ये फर्स्ट पार्ट होगा। इसी तरह के 2 या 3 पार्ट्स और आएंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा है। तो चलिए देख लेते हैं आज की इस क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की क्लास में जो मेन टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं वो है वायुमंडल के बारे में पढ़ना है और वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर जो है उसके बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें सभी जो गैसें हैं उसमें दे रखी हैं उनके बारे में पढ़ना है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड्स और साथ ही साथ उसमें जो अदर गैसेस दी रखी हैं उनके बारे में एक एक करके हमें पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को बिना समय गंवाए, बिना देरी किए हुए। तो वायुमंडल क्या होता है? हमारी पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन पारदर्शी गैसों का एक विशाल आवरण है। ये यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी के चारों तरफ ये गैसों की कई लेयर्स दिखाई दे रही होंगी। इसी गैसों के विशाल आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर करते हैं। ये जो वायुमंडल है इसी के कारण इस पृथ्वी के ऊपर जीवन संभव है, क्योंकि यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है। और जो सूरज से जो किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं वो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक हो सकती हैं। इसीलिए ये वायुमंडल उन हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यदि सुरक्षा की यह चादर ना हो तो दिन के समय सूर्य की गर्मी से हम जल सकते हैं। ये वायुमंडल सूर्य की किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये जो सूरज से प्रकाश आता है उसको काफ़ी कम कर देता है, अन्यथा की स्थिति में ये पृथ्वी पर सीधी आएंगी और पृथ्वी पर जीवन बहुत ही दुष्कर हो जाएगा। और अगर वायुमंडल ना हो तो रात के समय इस पृथ्वी पर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ेगी, जिसके कारण यहाँ जो सभी चीज़ें हैं वो ठंड से जम जाएंगी और इस तरह से भी जीवन यहाँ पर संभव नहीं हो पाएगा। तो वायुमंडल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अतः यह वायु राशि जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनाया है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, वायुमंडल का संगठन, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर। जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल पाया जाता है वो वायुमंडल अनेक गैसों का होता है, वो अनेक गैसों का मिश्रण होता है। उसमें कई सारी गैसेस पाई जाती हैं। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसें हैं जो वायुमंडल का बहुत बड़ा भाग बनाती हैं। सबसे ज़्यादा जो गैसेस पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल में वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस ही होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% पाई जाती है और जो ऑक्सीजन है वो 21% पाई जाती है। बाकी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो 0.03% पाई जाती है। वहीं अक्रिय गैस आर्गन की बात करें तो ये 0.93% पाई जाती है और अदर गैसेस की बात करें तो 0.04% पाई जाती हैं। इस तरह से हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन और हाइड्रोजन कम मात्रा में पाई जाती हैं, जबकि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है वो हमारे वायुमंडल का लगभग 99% भाग को कंप्लीट करती हैं। इसके अलावा हमारे वायुमंडल में और छोटे छोटे धूल के कण और हवा भी मौजूद होती है। तो इस तरह से हमारा वायुमंडल कई प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। अब आप समझ गए होंगे यहाँ से कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस कितनी मात्रा में पाई जाती है। अगर आप इसे एक बार और अच्छे से देख लेंगे, समझ लेंगे तो आप इसे आसानी से जान पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है उसके बारे में। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में नाइट्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। हमारी पृथ्वी पर
जो वायु का आवरण है उसमें जो नाइट्रोजन की प्रतिशत है, अभी हमने जस्ट पिछली स्लाइड में देखी कि कितनी है, 78% है। यानी कि यह वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसेस है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों के द्वारा ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन को भी अंदर ले जाया जाता है, लेकिन हमारे शरीर में, हमारे फेफड़ों में जो गैसेस जाती है उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन का ही उपयोग होता है, बाकी की गैसेस को फिर से बाहर निकाल दिया जाता है। हमें तो गैसेस की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, लेकिन जीवन में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। वे वायु से सीधे नाइट्रोजन गैस को नहीं ले सकते। जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस यहाँ घूमती है वो उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, ऐसा करने की क्षमता उनके पास नहीं होती। ये और पेड़ पौधों की जड़ों में बहुत सारे जीवाणु रहते हैं जो नाइट्रोजन का स्वरूप बदल देते हैं, और अब जो नाइट्रोजन थी वो मृदा में घुल जाती है और मृदा के जरिए पेड़ पौधे उस नाइट्रोजन को अपने अंदर ले लेते हैं। आप यहाँ से इस फिगर से देख सकते हैं, और इस तरह से ऑक्सीजन पौधों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होती है। तो अब आप नाइट्रोजन का वायुमंडल में उपयोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। वायुमंडल का मनुष्य और सभी पशु सांस लेने के लिए उपयोग करते हैं। हम सभी में और जो हमारे साथ जितने भी जंतु इस पृथ्वी पर रहते हैं वो सभी अपने जीवन में ऑक्सीजन को श्वसन की क्रिया के रूप में लेते हैं। ये जो ऑक्सीजन है हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उत्पन्न कर। इस पेड़ को देख रहे होंगे, ये पेड़ क्या कर रहा है, अपना भोजन बना रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, जिसमें ये सूर्य से सौर ऊर्जा ले रहा है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर रहा है और साथ ही साथ ये ऑक्सीजन को निकाल रहा है। इस तरह से क्या होता है कि ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बनी रहती है। यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इससे क्या होता है, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि जिस ऑक्सीजन का उपयोग हम अपनी श्वसन क्रिया में करते हैं वो पेड़ पौधों से ही मिलती है। अगर हम पेड़ पौधों को काट देंगे तो क्या होगा, पृथ्वी पर वायुमंडल में जो ऑक्सीजन गैस है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी और इस तरह से पृथ्वी पर जीवन का संतुलन बिगड़ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में ऑक्सीजन गैस का कितना महत्व है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी पर पाई जाने वाली गैसेस में एक अन्य महत्वपूर्ण गैस है। हरे पादप अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट हमने देखा कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, तो उस समय वो ऑक्सीजन को लेते हैं और सूर्य के प्रकाश को लेते हैं और उसके बाद वो ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो जिस तरह से हम अपने भोजन बनाने के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। जिस तरह से हम सभी भोजन बनाने में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पेड़ पौधे अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। जब पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपने भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसके बाद वो उसको बदलकर ऑक्सीजन गैस निकालते हैं, जिससे सभी प्राणी अपने लिए श्वसन क्रिया में प्रयोग करते हैं। मनुष्य एवं पशु कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। मनुष्य और पशुओं द्वारा छोड़े जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पादपों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती है। जिस तरह से जो पर्यावरण का संतुलन होता है वो बना रहता है, यानी जितनी गैस पेड़ पौधे निकालते हैं उतनी गैस को मनुष्य और जो जीवधारी हैं उनके द्वारा उसको ग्रहण कर लिया जाता है। जो और जितनी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जो प्राणी निकालते हैं, जीवधारी निकालते हैं, उसको पेड़ पौधों के द्वारा अपने भोजन बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से क्या होता है कि पृथ्वी पर जो गैसेस का संतुलन है वो बना रहता है।
परंतु यह संतुलन कोयला तथा खनिज तेल ईंधन के जलाने से बिगड़ जाता है। आज के समय में औद्योगिकरण बड़ी मात्रा में फैल चुका है और बहुत सारी कंपनियां, उद्योग कारखानों में बहुत सारे ईंधन का प्रयोग किया जाता है, जिनमें कोयला, खनिज तेल का उपयोग किया जाता है, जिसके कारण इन कंपनियों, इन कारखानों से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। इन पदार्थों के जलने से वायुमंडल में प्रति वर्ष करोड़ों टन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ा हुआ ये आयतन पृथ्वी पर मौसम एवं जलवायु की प्रक्रियाओं को प्रभावित करता है। जो पर्यावरण का संतुलन है वो बिगड़ जाता है और फिर पृथ्वी पर तरह तरह की प्राकृतिक घटनाएं घटती हैं। अब आप समझ गए होंगे हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी गैसेस और उनके संगठन के बारे में। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल के आइकॉन को प्रेस कर सकते हैं